हेलो, हाय, नमस्कार प्यारे साथियों। कैसे हैं आप सब लोग? आशा करती हूँ आप सब लोग ठीक होंगे और अपनी अपनी तय अच्छे से कर रहे होंगे। तो हमारा जो प्रैक्टिस सेट चल रहा था यूपीटीटीबीएस का, आज है 5th नंबर का हमारा प्रैक्टिस सेट। तो इसमें जो आज का हमारा पहला प्रश्न है वो है कि उत्तर प्रदेश में घोषित क्या है? उत्तर प्रदेश में घोषित पहला मतलब सबसे पहला जो रामसर स्थल था वो कौन सा था? उत्तर प्रदेश में सर्वप्रथम मतलब पहला घोषित रामसर स्थल कौन सा था? तो जो रामसर है इसके बारे में, जो रामसर स्थल है घोषित किया जाता है, इसके बारे में थोड़ी जानकारी हम ले लेते हैं। तो जो रामसर स्थल है, जो आर्द्र भूमि होती है उसी को रामसर स्थल कहा जाता है। क्यों कहा जाता है? क्योंकि एक सम्मेलन हुआ था ईरान के रामसर नामक शहर में, ठीक है? जो आर्द्र भूमि इनके संरक्षण के लिए, ठीक है? तो जब वहाँ पर ईरान के जो रामसर स्थल है वहाँ पर क्या हुआ, एक सम्मेलन हुआ आर्द्र भूमियों के संरक्षण के बारे में। तो उसी स्थान के नाम पर इसका नाम पड़ गया रामसर स्थल, मतलब आर्द्र भूमि ना कहकर हम इसको कहते हैं रामसर स्थल का संरक्षण, ठीक है? तो ये रामसर स्थल जो है ये आप समझ गए होंगे कि जो आर्द्र भूमि है उसी को रामसर स्थल कहा जाता है। अब और इसके बारे में और भी जानकारी हम अभी आपको देंगे। पहले ये प्रश्न जो है इसका आंसर आपको बता देते हैं हम, ठीक है? तो ए ऑप्शन है सुर सरोवर, बी ऑप्शन है नवाबगंज पक्षी अभयारण्य, और डी है सांडी पक्षी अभयारण्य, और सॉरी सी है सांडी पक्षी अभयारण्य, और डी है ऊपरी गंगा नदी। तो जो उत्तर प्रदेश में पहला रामसर स्थल घोषित किया गया था वो 2005 में घोषित किया गया था। वो था कौन सा? तो ऊपरी गंगा नदी जो रामसर स्थल है वो ऊपरी गंगा नदी जो है उसको क्या किया गया, 2005 में उत्तर प्रदेश का पहला रामसर स्थल घोषित किया गया। तो ऑप्शन नंबर डी यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। अब हम और जानकारी आपको देते हैं, आगे बढ़ते हैं। देखिए अब यहाँ से हम देखते हैं, देखिए जो रामसर स्थल या जो रामसर सम्मेलन हुआ था उस पर हस्ताक्षर हुए थे 2 फरवरी 1971 को। कहाँ पर हुआ था? तो ईरान के रामसर नामक स्थान पर हुआ था, रामसर नामक शहर में हुआ था। कब? तो 2 फरवरी 1971 को इस पर हस्ताक्षर किए गए थे। अब 2 फरवरी 1971 को इस पर हस्ताक्षर हुए थे, लागू कब हुआ? तो जो समझौता हुआ था उस पर लागू हुआ 1975 में, ठीक है? अब 2 फरवरी को हस्ताक्षर हुए थे, इसीलिए हर वर्ष विश्व माफ़ करिएगा, विश्व आर्द्र भूमि दिवस जो है वो हर साल 2 फरवरी को मनाया जाता है। ये भी क्वेश्चन आपका पूछा गया है कि विश्व आर्द्र भूमि दिवस या वर्ल्ड वेटलैंड डे कब मनाया जाता है? तो 2 फरवरी को मनाया जाता है। क्यों मनाया जाता है? क्योंकि 2 फरवरी 1971 को रामसर समझौता हुआ था उस पर हस्ताक्षर हुए थे, इसलिए इसको मनाया जाता है। उसके बाद में लागू 1975 में हुआ। आर्द्र भूमि दिवस, जो कि मैंने आपको पहले ही बताया कि जो आर्द्र भूमि दिवस वो हर साल 2 फरवरी को विश्व आर्द्र भूमि दिवस मनाया जाता है। अब जो रामसर समझौता हुआ था इसका उद्देश्य क्या है? तो आर्द्र भूमियों का संरक्षण करना, जो हमारी आर्द्र भूमि है उनका क्या करना? संरक्षण करना, और उनके संसाधनों का विवेकपूर्ण और सतत उपयोग सुनिश्चित करना। मतलब कि हम क्या करें, अगर आर्द्र भूमि जो है उसका यूज़ कर रहे हैं तो हम इस प्रकार यूज़ करें कि जो हमारी आने वाली पीढ़ी है वो भी क्या हो, उसका उपयोग कर सके। ऐसा नहीं कि हम अपना ही देखें कि आज हम सारा उपयोग कर लें, मतलब जो वेटलैंड है वो ख़त्म हो जाए और जो हमारी आने वाली पीढ़ी है उनके लिए कुछ ना बचे, जो भी हमारे संसाधन हैं, ठीक है? तो वही कहा गया है कि जो आर्द्र भूमि है उनका संरक्षण करना है, और जो उनके संसाधन हैं उनका विवेकपूर्ण, मतलब ऐसा यूज़ करें हम लोग कि हम मतलब हम लोगों के लिए भी वो फ़ायदेमंद हो और जो हमारी आने वाली पीढ़ियाँ हैं उनके लिए भी संसाधन बचे रहें, ठीक है? ये इसमें कहा गया है। फिर भारत में जो रामसर स्थल है जो 2026 में जो फरवरी था, फरवरी में 2 वेटलैंड हमारे नए आए हुए हैं। एक उत्तर प्रदेश में था और एक शायद याद नहीं मुझे कहाँ पर था। उत्तर प्रदेश का तो याद है मुझे, पटना पक्षी अभयारण्य जो कि एटा में है, और एक शायद तेलंगाना में था। ये माफ़ करिएगा, मुझे एक का नहीं याद है, ठीक है?
तो अगर ये पूछा जाए कि भारत में फरवरी 2026 तक भारत में जो कुल रामसर स्थल है उनकी संख्या कितनी होगी, तो 8 होगी। सबसे ज़्यादा कहाँ पर है, तो तेलंगाना में सबसे ज़्यादा हैं। और सबसे दूसरे नंबर पर उत्तर प्रदेश है, उत्तर प्रदेश में 12 हैं और तेलंगाना में 20 हैं। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अगर सबसे बड़े रामसर स्थल की बात की जाए तो वो पश्चिम बंगाल का सुंदरवन है, जो कि भारत का सबसे बड़ा रामसर स्थल है। देखिए, यहाँ मैंने तेलंगाना कहा है, माफ़ करिएगा, तमिलनाडु है। ठीक है, तो तमिलनाडु पहले स्थान पर है सबसे ज़्यादा जहाँ पर है, और दूसरे स्थान पर है उत्तर प्रदेश, जो कि जहाँ पर सबसे ज़्यादा रामसर स्थल हैं। ठीक है, सबसे ज़्यादा रामसर स्थल भारत के किस राज्य में है, तो तमिलनाडु में है। दूसरे स्थान पर उत्तर प्रदेश है। उत्तर प्रदेश में कितने रामसर स्थल हैं, तो 12 रामसर स्थल उत्तर प्रदेश में स्थित है। अब हम बात कर लेते हैं कि भारत ने जो रामसर समझौता हुआ था कब हस्ताक्षर किए, तो 1975 में तो बाकी देशों ने किया था, लेकिन जो भारत है उसने 1982 में, हमारा भारत देश जो है उसने रामसर समझौते पर अपना हस्ताक्षर किया था। ठीक है, अब ऊपरी जो उत्तर प्रदेश का पहला रामसर स्थल, मैंने आपको आंसर पहले ही बता दिया, तो ऊपरी गंगा जो है नदी है, ऊपरी गंगा नदी जो रामसर स्थल है उसको 2005 में रामसर स्थल घोषित किया गया। उत्तर प्रदेश में अब तक कुल 12 रामसर स्थल हैं, जिसमें से गिरहवा है। गिरहवा रामसर स्थल जो है वो पटना पक्षी अभ्यारण्य, जो कि एटा जिले में है, और गिरहवा है पटना पक्षी अभ्यारण्य एटा जिले में, और बरहवा है शेख झील अलीगढ़। ये हमारा बरहवा रामसर स्थल है उत्तर प्रदेश का। तो ये हमारा क्वेश्चन हो गया, और इसमें जितने भी पॉइंट मैंने आपको बताया है, ठीक है, रामसर स्थल से संबंधित जितने भी पॉइंट मैंने इसमें आपको बताया, ये सारे ही आपके एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही इंपॉर्टेंट है, क्योंकि ये पूछा भी गया। देखिए, सबसे बड़ा कौन सा, ये भी पूछा गया है। अब उत्तर प्रदेश का एग्ज़ाम है तो उत्तर प्रदेश से भी पूछा जा सकता है कि उत्तर प्रदेश में कुल कितने वर्तमान में, या बरहवा कौन सा है, गिरहवा कौन सा, जो कि करंट के हिसाब से आ जाएगा। और भारत ने रामसर समझौते पर हस्ताक्षर कब किए, आर्द्र भूमि दिवस कब मनाया जाता है, ये सारे क्वेश्चंस आपके बने हुए हैं आपके एग्ज़ाम में। ठीक है, और जो अभी करंट वाला है, जैसे गिरहवा बरहवा कौन सा है उत्तर प्रदेश का, या भारत में वर्तमान में कुल कितने रामसर स्थल हैं, तो ये सारे क्वेश्चंस आपके एग्ज़ाम में बन सकते हैं। तो आशा करती हूँ इतनी चीज़ें आपको अच्छे से समझ में आ गई हैं। ठीक है, और मैंने लिख भी दिया है। ठीक है, टाइपिंग भी कर ली है। अगर आप इसको देखना चाहें, मतलब लिखना चाहें या स्क्रीनशॉट लेना चाहें तो लिख सकते हैं, और स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं। ठीक है, तो चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न पर। तो अगला प्रश्न हमारा क्या है, अगला प्रश्न है कि हिम तेंदुआ, यहाँ पर प्रश्न क्या दिया गया है कि हिम तेंदुए के लिए विश्व स्तर पर हेमिस राष्ट्रीय उद्यान, यहाँ पर आपसे ये पूछा गया है कि जो हेमिस राष्ट्रीय उद्यान है ये कहाँ स्थित है, जो कि विश्व स्तर पर प्रसिद्ध है। किसके लिए, हिम तेंदुए के लिए प्रसिद्ध है। तो ये भी क्वेश्चन बन सकता है कि हिम तेंदुआ कहाँ पाया जाता है, तो हेमिस राष्ट्रीय उद्यान में पाया जाता है। अब हेमिस जो राष्ट्रीय उद्यान है ये कहाँ पर स्थित है, ये जब हम जानेंगे तभी तो बता पाएंगे। तो चलिए पढ़ते हैं, तब आगे देखते हैं। तो पहला ऑप्शन हमारा है जम्मू कश्मीर, बी ऑप्शन है हिमाचल प्रदेश, सी ऑप्शन है लद्दाख, और डी ऑप्शन है उत्तराखंड। तो जो हेमिस राष्ट्रीय उद्यान है ये लद्दाख में है। अब हम जो बाकी हमारे जैसे जम्मू कश्मीर हो गए, हिमाचल प्रदेश हो गए, उत्तराखंड हो गए, इसके जो नेशनल पार्क है उसको थोड़ा थोड़ा देख लेते हैं, क्योंकि यहाँ नेशनल पार्क से भी आपका क्वेश्चन बनता है। तो राइट आंसर आपका यहाँ सी हो जाएगा। हेमिस राष्ट्रीय उद्यान जो है वो लद्दाख में स्थित है। सबसे पहले हम बात करेंगे जम्मू कश्मीर के नेशनल पार्क की। तो जो जम्मू कश्मीर का नेशनल पार्क, उसमें से पहला जो बहुत ही प्रसिद्ध है और आपके एग्जाम में पूछा भी गया है, वो है दाची ग्राम राष्ट्रीय उद्यान। कौन सा है, दाची ग्राम, गाम या ग्राम ऐसे करके है। तो दाची ग्राम राष्ट्रीय उद्यान है, जो कि श्रीनगर से लगभग 22 किलोमीटर दूर स्थित है। ये किसके लिए प्रसिद्ध है, दाचीग्राम। तो ये भी क्वेश्चन पूछा गया है कि हंगुल जो हिरन है, ये कश्मीरी हिरण, जिसे हम हंगुल भी बोलते हैं, मतलब हंगुल प्रजाति का है, या हंगुल उसका नाम है। तो ये
किस राष्ट्रीय या किस नेशनल पार्क में पाया जाता है, तो वो है दाचीग्राम नेशनल पार्क। ये क्वेश्चन आपका पूछा गया है, ये कोई इम्पोर्टेंट नहीं है उतना, लेकिन ये आपके लिए बहुत ही मतलब महत्वपूर्ण है कि कश्मीरी हिरण जो कि हंगुल है के लिए सबसे प्रसिद्ध या कहाँ पर पाया जाता है, किस नेशनल पार्क में पाया जाता है, तो दाचीग्राम में पाया जाता है। दाचीग्राम जो नेशनल पार्क है ये जम्मू कश्मीर में स्थित है। आगे हम बात करते हैं किश्तवाड़ राष्ट्रीय उद्यान। तो सॉरी हाँ, किश्तवाड़ राष्ट्रीय उद्यान ये भी आपके जम्मू कश्मीर में स्थित है। इसमें क्या है कि ऊंचे पर्वतों और दुर्लभ वन्य जीवों के लिए ये प्रसिद्ध है। यहाँ पर हिम तेंदुआ और भालू पाए जाते हैं। सबसे ज़्यादा हिम तेंदुआ लद्दाख में पाया जाता है, जो कि अभी हमने देखा हेमिस नेशनल पार्क जो है लद्दाख में, वहाँ पाया जाता है। लेकिन जो किश्तवाड़ है यहाँ भी कुछ पाए जाते होंगे, इसलिए यहाँ भी दिया गया है कि पाए जाते हैं। अब हिमाचल प्रदेश के नेशनल पार्क की हम बात कर लेते हैं। तो यहाँ पर है ग्रेट हिमालयन नेशनल पार्क। ग्रेट हिमालयन नेशनल पार्क जो कि यूनेस्को की विश्व धरोहर सूची में शामिल है। दूसरा है पिन वैली नेशनल पार्क, जो कि कहाँ, हिमाचल प्रदेश में है। पिन वैली, खीर गंगा, इंदर किला और सिंबल बारा नेशनल पार्क, ये कहाँ पर है, हिमाचल प्रदेश में। कौन कौन से हैं, ग्रेट हिमालयन और पिन वैली, खीर गंगा, इंद्र किला, सिंबल बारा नेशनल पार्क, ये कहाँ पर है, तो हिमाचल प्रदेश के। स्क्रीनशॉट आप ले लीजिएगा, क्योंकि एक बार पढ़ने पर आपको नहीं याद होगा, इसे 2 से 3 बार पढ़ना पड़ेगा, रिवीजन करना पड़ेगा आपको, तभी याद होगा। ये सारी चीज़ें रटने वाली हैं, इसमें कोई ट्रिक वगैरह काम नहीं आती है। क्योंकि मान लीजिए आपने ट्रिक भी याद कर लिया और आप यही भूल गए कि किस राज्य के लिए ट्रिक था, तो गड़बड़ हो जाएगी ना। तो इससे अच्छा आप कई बार जब पढ़ेंगे इसको तो खुद ब खुद याद हो जाएगा। अब हम बात करते हैं उत्तराखंड के नेशनल पार्क की। तो जो उत्तराखंड का नेशनल पार्क है वो भारत का सबसे पुराना और प्रथम जो राष्ट्रीय उद्यान या नेशनल पार्क है वो है जिम कॉर्बेट, जिसे हम क्या करते हैं, जिस बाघों के लिए क्या है, विश्व प्रसिद्ध है। जो जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क है ये किसके लिए विश्व प्रसिद्ध है, तो बाघों के लिए विश्व प्रसिद्ध है। और ये आपका इम्पोर्टेंट है, क्यों, क्योंकि ये पूछा गया है कि भारत का सबसे पुराना या सब प्रथम नेशनल पार्क कौन सा है, तो वो है जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क, जो कि उत्तराखंड में स्थित है। अब हम अगले नेशनल पार्क की बात करते हैं, जो कि राजा जी नेशनल पार्क। तो ये हाथियों और समृद्ध वन्यजीवों के लिए प्रसिद्ध है। तीसरा है नंदा देवी नेशनल पार्क, जिसे भी यूनेस्को की विश्व धरोहर सूची में शामिल किया गया है। उसके बाद में फूलों की घाटी राष्ट्रीय उद्यान, ये आपका एक, ये भी पूछा जाता है कि फूलों की घाटी कहाँ पर स्थित है, तो उत्तराखंड में स्थित है। और नेशनल पार्क भी है फूलों की घाटी नेशनल पार्क या राष्ट्रीय उद्यान। ये रंग बिरंगे अल्पाइन फूलों के लिए प्रसिद्ध है और इसे भी यूनेस्को की विश्व धरोहर सूची में शामिल किया गया है। पूछा जा सकता है कि निम्नलिखित में से किसे यूनेस्को की विश्व धरोहर सूची में शामिल किया गया या नहीं किया गया, ऑप्शंस भी आ सकते हैं आपके, ठीक है। फिर है हमारा गंगोत्री नेशनल पार्क। जो गंगोत्री नेशनल पार्क है ये भी आपके उत्तराखंड में स्थित है। ये गंगोत्री जो गंगोत्री ग्लेशियर है, यहाँ से हमारी जो गंगा नदी है उसका उद्गम होता है। तो हिमालय ग्लेशियर और प्राकृतिक सुंदरता के लिए जाना जाता है, ठीक है। अब यहाँ पर हम लद्दाख की बात कर लेते हैं, जो कि क्या है, हेमिस राष्ट्रीय उद्यान है, जो हिम तेंदुए के लिए प्रसिद्ध है। और जो भारत, अगर ये बात की जाए कि भारत का सबसे बड़ा राष्ट्रीय उद्यान कौन सा है, तो हेमिस राष्ट्रीय उद्यान है। कौन सा, हेमिस, जो कि हिम तेंदुए के लिए ये मुख्य आकर्षण है, ठीक है। अब हम अगले क्वेश्चन की बात कर लेते हैं। तो अगला क्वेश्चन हमारा दिया गया है कि भारत में किसी राज्य के राज्यपाल की नियुक्ति कौन करता है। क्वेश्चन क्या है कि भारत में किसी राज्य के राज्यपाल की नियुक्ति कौन करता है, प्रधानमंत्री, मुख्यमंत्री, भारत के मुख्य न्यायाधीश या भारत का राष्ट्रपति। तो जो राज्यपाल है, राज्यपाल की जो नियुक्ति है ये कौन करता है, तो भारत के जो राष्ट्रपति होते हैं उनके प्रसाद पर्यंत ही राज्यपाल की नियुक्ति होती है। तो ऑप्शन नंबर यहाँ पर जो डी है ये राइट आंसर हमारा हो जाएगा। अब राज्यपाल के बारे में थोड़ी सी जानकारी हम ले लेते हैं। तो अगर ये पूछा जाए कि उत्तर प्रदेश की जो प्रथम राज्यपाल थी वो कौन थी, तो सरोजनी नायडू थी। राज्यपाल बनने के लिए जो न्यूनतम आयु है वो कितनी होनी चाहिए, 35 वर्ष होनी चाहिए। उत्तर प्रदेश के जो वर्तमान राज्यपाल हैं वो कौन है, आनंदीबेन पटेल हैं। जो राज्यपाल से संबंधित आर्टिकल है वो कौन सा है, तो आर्टिकल 155 के तहत राज्यपाल की नियुक्ति भारत के राष्ट्रपति के द्वारा की जाएगी, ये 155 में कहा गया है, ठीक है।
अब हम बात करते हैं अगले क्वेश्चन की। तो अगला क्वेश्चन हमारा ये है कि भारतीय संविधान में मौलिक कर्तव्य की अवधारणा किस देश के संविधान से ली गई है? तो जो मौलिक कर्तव्य हमारा है ये कहाँ से लिया गया है, ये आपसे पूछा गया है। ए ऑप्शन है अमेरिका, बी ऑप्शन है यूनाइटेड किंगडम, सी ऑप्शन है आयरलैंड और डी ऑप्शन है यूएसएसआर। तो जो मौलिक कर्तव्य है ये हमारा यूएसएसआर रूस से लिया गया है। तो ऑप्शन नंबर डी यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। अमेरिका से क्या लिया गया है? तो जो मौलिक अधिकार हमारे हैं वो अमेरिका से लिए गए हैं, ठीक है। आयरलैंड से क्या लिया गया? तो डीपीएसपी मतलब कि भारत के जो नीति निदेशक तत्व हैं वो हमारे आयरलैंड से लिए गए हैं। यहाँ यूनाइटेड किंगडम से क्या लिया गया है? तो एकल नागरिकता जो है ये यूनाइटेड किंगडम से लिया गया है। अब थोड़ी सी जानकारी हम मौलिक अधिकार के बारे में ले लेते हैं। तो जो मौलिक अधिकार है ये कहाँ से लिया गया है? अभी मैंने आपको बताया कि अमेरिका से लिया गया है। और मौलिक अधिकार से संबंधित जो भाग है, मतलब भारतीय संविधान उसका भाग जो वो भाग 3 में मौलिक अधिकार को दिया गया है। कौन सा भाग संबंधित है इससे? तो भाग 3 है। तो मौलिक अधिकार में है तो भाग 3 में है। और जो यूनाइटेड किंगडम है यहाँ से क्या क्या लिया गया? तो संसदीय प्रणाली और एकल नागरिकता यहाँ से ली गई है। अगर हम नीति निदेशक जो हमारे डीपीएसपी हैं इसकी बात करें तो ये भाग 4 में है और आयरलैंड से लिया गया है। अगर जो हमारा मौलिक कर्तव्य है ये भारतीय जो संविधान इसमें किस प्रकार जुड़ा? तो एक समिति आई थी, सरदार स्वर्ण सिंह समिति की सिफारिश पर हमारे जो भारतीय संविधान उसमें मौलिक कर्तव्य जोड़े गए, ठीक है। उन्होंने 8 मौलिक कर्तव्य की सिफारिश की थी लेकिन जोड़े गए थे 10। और संशोधन कौन सा था? तो 42वां संविधान संशोधन 1976 के तहत भाग 4 में, भाग 4 के ए में, ठीक है, इसमें मौलिक कर्तव्य जोड़े गए। अगर हम ये बात करें कि वर्तमान में कितने मौलिक कर्तव्य हैं, तो वर्तमान में हमारे 11 मौलिक कर्तव्य हैं। 11वां कौन सा है? तो 86वां संविधान संशोधन 2002 के तहत अनुच्छेद 21 में क्या हुआ कि 86वां संविधान संशोधन 2002 में क्या किया गया? अनुच्छेद 21 में संशोधन करके 21A जोड़ा गया और उसमें ये कहा गया कि जो 6 से 14 वर्ष तक के बच्चे हैं उन्हें निःशुल्क और क्या है, अनिवार्य शिक्षा दी जाएगी। तो ये हमारा 11वां कर्तव्य है और ये आपके 2021 वाले क्वेश्चन पेपर मतलब जो एग्ज़ाम हुआ था यूपीटेट का उसमें पूछा भी गया है कि 11वां या जो 6 से 14 वर्ष तक के बच्चों को निःशुल्क एवं अनिवार्य शिक्षा दी जाएगी, ये किस अनुच्छेद में या कौन सा संशोधन था? तो यहाँ से क्वेश्चन बना हुआ है, तो ये ध्यान रखेंगे। 11वां कौन सा है? तो है 6 से 14 वर्ष तक के बच्चों को निःशुल्क एवं अनिवार्य शिक्षा दी जाएगी। और संशोधन कौन सा है? तो 86वां संविधान संशोधन 2002 के तहत ये बात कही गई है। अनुच्छेद कौन सा है? तो 21A, ये हमारा आर्टिकल जो है वो है 21A, ठीक है। अब हम अगले क्वेश्चन की बात कर लेते हैं। अगला क्वेश्चन हमारा क्या है? अगला क्वेश्चन है कि फ्लाई ऐश जो एक खतरनाक कण प्रदूषण है मुख्य रूप से किसके द्वारा उत्पन्न होता है? तो फ्लाई ऐश जो है ये एक वायु प्रदूषण है, वायु प्रदूषक है, ठीक है। जो वायु प्रदूषण जिससे क्या होता है? वायु प्रदूषण होता है। ये ताप विद्युत संयंत्रों से निकलता है या उत्पन्न होता है, ईंट भट्ठों से, वाहन के धुओं से या पवन चक्कियों से। तो जो फ्लाई ऐश है ये ताप विद्युत संयंत्रों से उत्पन्न होता है। तो ऑप्शन नंबर ए यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन आपका है, अगला क्वेश्चन है कि फूलों की घाटी राष्ट्रीय उद्यान किस राज्य में स्थित है? तो अभी मैंने आपको बताया था जब नेशनल पार्क पढ़ रहे थे उत्तराखंड के, तो वहाँ पर था फूलों की घाटी नेशनल पार्क। मैंने वहीं पर आपको बताया था कि एक यहाँ से ये क्वेश्चन बनता है कि फूलों की घाटी कहाँ स्थित है? तो उत्तराखंड में स्थित है। तो ऑप्शन नंबर यहाँ पर सी राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। अगला क्वेश्चन आपका क्या है? तो अगला क्वेश्चन है कि पारिस्थितिक तंत्र में ऊर्जा का अंतिम और मुख्य स्रोत क्या है? तो जो पारिस्थितिक तंत्र है हमारा, इसमें ऊर्जा का जो मुख्य और अंतिम स्रोत क्या है वो क्या है? पहले है पौधे, फिर है डीएनए, एटीपी, सूरज या सूर्य। तो जो पारिस्थितिक तंत्र है इसमें ऊर्जा का जो मुख्य स्रोत होता है वो सूर्य होता है। तो ऑप्शन नंबर डी यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। सूरज, सूर्य, कुछ भी आ सकता है आपका।
फिर अगला क्वेश्चन हमारा क्या है, अगला क्वेश्चन है कि संविधान के किस अनुच्छेद के तहत भारत के राष्ट्रपति को राष्ट्रीय आपातकाल घोषित करने का अधिकार है। अनुच्छेद 356, अनुच्छेद 352, अनुच्छेद 360 और अनुच्छेद 365। तो अनुच्छेद 352 के तहत राष्ट्रपति को ये अधिकार है कि वो राष्ट्रीय आपातकाल घोषित कर सकता है, और अब तक हमारे देश में 3 बार राष्ट्रीय आपातकाल घोषित किया जा चुका है। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर बी यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन हमारा क्या है, क्वेश्चन है कि पारिस्थितिक तंत्र में ऊर्जा का स्थानांतरण ठीक है, ऊर्जा स्थानांतरण का 10% नियम या लिंडमैन का नियम जिसे हम बोलते हैं, किसके द्वारा प्रतिपादित किया गया था। तो जो पारिस्थितिक तंत्र में ऊर्जा का स्थानांतरण वो होता किस प्रकार है, इसको देख लेते हैं। तो देखिए, ये इसमें पारिस्थितिक तंत्र में आपने पिरामिड पढ़ा होगा, तो ये आपका पिरामिड है। ठीक है, तो एक लिंडमैन नामक वैज्ञानिक थे, इन्होंने बताया कि जो ऊर्जा है एक पोषण स्तर से जब दूसरे पोषण स्तर में जाती है तो केवल 10% ही स्थानांतरित होती है, बाकी 90% क्या है वो खर्च हो जाती है। तो इसमें क्या होता है कि मान लीजिए यहाँ पर 10,000 किलो कैलोरी एनर्जी है, 10 जब ये पहला ये पोषण स्तर है, जब ये दूसरे पोषण स्तर में जाएगी तो केवल 10% ही, मतलब 10,000 का केवल 10% ही एनर्जी यहाँ पर स्थानांतरित होगी। ठीक है, तो यही इसमें ये क्या है, ऊर्जा का स्थानांतरण है पारिस्थितिक तंत्र में। अब 10,000 का 10% यहाँ गई, फिर इसका 10% इसमें जाएगी, मतलब तीसरे पोषण स्तर में, ऐसे ही चौथे पोषण स्तर में जाएगी। तो यही यहाँ पर लिंडमैन का जो ये 10% का नियम है, यही कहता है कि हर पोषण स्तर में केवल 10% ही एनर्जी क्या होती, स्थानांतरित होती, बाकी जो 90% की होती वो खर्च हो जाती है। ठीक है, तो यहाँ पर जो राइट आंसर होगा मैंने आपको पहले ही बता दिया, लिंडमैन। तो ऑप्शन नंबर बी यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। तो एजी टांसले कौन थे, ये थे इकोसिस्टम जिन्हें क्या कहते हैं, इकोसिस्टम, फादर ऑफ इकोसिस्टम। तो ये है एजी टांसले, मतलब इकोसिस्टम शब्द का सर्वप्रथम प्रयोग किसने किया था, एजी टांसले ने किया था। और जो अर्नेस्ट हेकल थे, इन्होंने सर्वप्रथम क्या किया था, इकोलॉजी शब्द का प्रयोग किया था। तो इकोसिस्टम टांसले और इकोलॉजी अर्नेस्ट हेकल, ये ध्यान रखेंगे। ऑप्शन नंबर यहाँ पर बी राइट आंसर हो जाएगा, रेमंड लिंडमैन। ठीक है, आगे और अगला हमारा ये लास्ट प्रश्न है। तो लास्ट प्रश्न हमारा क्या है, ये है कि पारिस्थितिक पिरामिड में, अब यहाँ पर थोड़ा गलत हो गया है, 1 मिनट रुकिए, सही कर देते हैं। पारिस्थितिक पिरामिड में किस प्रकार का पिरामिड हमेशा सीधा होता है और कभी उल्टा नहीं बनता है। तो संख्या का पिरामिड क्या होता है कि संख्या का पिरामिड जो है ये स्थल पर तो सीधा होता है, लेकिन जल में क्या हो जाता है, उल्टा हो जाता है। घास का पिरामिड भी यही है, यहाँ पर कंडीशन दे दी जाती है घास का, अगर घास के मैदान की बात की जाए तो वहाँ पर भाई ये उल्टा बनता है, लेकिन अगर कहीं अलग की बात की जाए तो कहीं सीधा बनता है, कहीं उल्टा बनता है। ये एनर्जी के हिसाब से होती, मतलब बायोमास जो उसके हिसाब से, व्यवहार के हिसाब से होता है। लेकिन जो ऊर्जा का पिरामिड है, ये चाहे जल में बन रहा हो या किसी घास के मैदान का हो या स्थल का हो, कहीं का भी हो, ये हमेशा सीधा बनता है। क्या बनता है, सीधा बनता है। तो ऊर्जा का जो पिरामिड है ये क्या होता है, हमेशा सीधा बनता है। तो ऑप्शन नंबर सी यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। तो ये रहा आज का हमारा लास्ट प्रश्न। आशा करती हूँ आपको चीज़ें समझ में आ गई होंगी। अगर चीज़ें आपको समझ में आ गई हो और वीडियो अच्छी लगी हो, आपके एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से ऐसा लगा हो आपको कि हाँ ये महत्वपूर्ण है, भाई महत्वपूर्ण है, क्योंकि जितने भी इसमें प्रश्न शामिल है सारे आपके प्रीवियस ईयर के, इसमें मैंने अपने घर से कोई प्रश्न नहीं बनाया है, सब आपके प्रीवियस ईयर के ही हैं, और बहुत ज़्यादा प्रश्न भी नहीं है इसमें, क्योंकि जो टॉपिक हम उठा रहे हैं उससे संबंधित जो भी बन रहा है मुझसे, मैंने सारे इसमें शामिल कर दिए हैं। ठीक है, अगर कुछ ऐसा हो जो आपको समझ में नहीं आया हो, या प्रश्नों की संख्या आप लोग बढ़वाना चाहते हैं कि हाँ जितने प्रश्न इससे और ज़्यादा होने चाहिए, तो कमेंट करके आप मुझे बता दीजिएगा, तो प्रश्नों की संख्या और बढ़ा दी जाएगी। ठीक है, तो वीडियो कैसी लगी आप लोग कमेंट करके ज़रूर बताइएगा, और अगर चैनल पर पहली बार आएँ तो चैनल को सब्सक्राइब भी कर लीजिए। चलिए मिलते हैं अगली वीडियो में, आज के लिए इतना ही, बाय बाय।